बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, आज का जो हमारा लेक्चर नंबर 4 है, उसमें सबसे पहले तो जो हम लोगों ने गुजरा हुआ लेक्चर है उसमें कोई क्वेश्चंस हो तो वो पूछ लें। हम लोगों ने कल जो है मिशन विजन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स वगैरह इनको देखा था और डिटेल के अंदर हम लोगों ने बेसिकली मिशन को ज़रा देख लिया था, जिसमें हम लोगों ने 2 एग्जांपल्स की थी। एक हबीब बैंक की एग्जांपल की थी और एक वर्ल्ड बैंक की एग्जांपल की थी। सही है, तो इसमें कोई क्वेश्चंस हो तो ज़रा बता दें। अभी हम लोगों ने इसको कंप्लीट करना है, इसमें भी थोड़ी बहुत चीज़ें रहती हैं और मिशन और विजन को अभी ज़रा ये कंपेयर भी करेंगे आपस में, क्योंकि अक्सर लोग जो है ना मिशन और विजन को आपस में कंफ्यूज कर देते हैं। गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को और मिशन और विजन को आपस में स्टूडेंट्स जो हैं वो कंफ्यूज कर देते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको ज़रा देखेंगे। मैं जिस वक्त आपको एमसीक्यूज़ दूंगा प्रैक्टिस के लिए, तो उसमें आपकी मजीद कन्फ्यूजन जो है इंशाल्लाह दूर हो जाएगी एक दफ़ा प्रैक्टिस करने के बाद। तो कोई क्वेश्चन हो बच्चों तो पूछ लो। हैं कोई? ये BWCS की चीज़ हम लोग यहाँ पे पूछ रहे हैं? कोई मसला नहीं, कोई वीडियो, कोई ऐसी बात नहीं, कोई मसला नहीं। लेकिन मैं आपको इसको याद रखना, मैं आपको कल एक्सप्लेन कर दूंगा। वैसे अगर किसी ने सुनना है तो मीडियम और चैनल के अंदर फ़र्क ही होता है, होती दोनों मीडियम के अंदर ही आती हैं चीज़ें। लेकिन मीडियम हम लोग बिजनेस कम्युनिकेशन की ज़ुबान में कहते हैं कम्युनिकेशन की शक्ल को, और चैनल कहते हैं कम्युनिकेशन के रास्ते को। शक्ल ये है कि मैं एक रिपोर्ट बना देता हूँ या एक वीडियो बना देता हूँ या फिर मैं एक ओरल रिकॉर्डिंग कर देता हूँ, ठीक है। और रास्ता क्या है कि मैं पोस्ट के ज़रिए से या ईमेल के ज़रिए से या खुद चल के जाके उस चीज़ को पहुँचा देता हूँ, ठीक है। लेकिन मीडियम के अंदर ये दोनों ही चीज़ें आ जाती हैं, शक्ल भी और रास्ता भी। सही है, चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब जो मिशन स्टेटमेंट है, इसके अंदर इसने पहले तो कहा है कि इसके कई डिफरेंट पर्पसेस हो सकते हैं। आज ज़रा हम देखते हैं कि मिशन के क्या क्या पर्पस होते हैं। पहला पर्पस जो इसने यहाँ पे लिखा है वो है टू प्रोवाइड अ बेसिस फॉर कंसिस्टेंट स्ट्रेटेजिक प्लानिंग डिसीजंस। मिशन की जिस वक्त हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी थी ना अभी पिछले चैप्टर के अंदर, तो उसमें लिखा हुआ था योर ओवरऑल पर्पस। और मैंने आपको कहा था कि हम लोगों ने जो हमारा एग्जिस्टेंस का ओवरऑल मकसद है, हर डिसीजन, हर अमल हमने उसके मुताबिक करना है। अगर हमारा कोई अमल या कोई डिसीजन वो हमारे ओवरऑल पर्पस को अचीव करने में मददगार नहीं है, तो ये वक्त का और मेहनत का ज़िया है और पैसों का ज़िया है, हमने उसको नहीं करना। हमारा क्रेसेंट के अंदर एग्जिस्टेंस का मकसद फाइनेंशियल एजुकेशन पहुंचाना है। अगर हम लोग कोई ऐसी हरकत करते हैं, फॉर एग्जांपल हम लोग डिसाइड करते हैं कि जी हम लोग ना एक आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की टीचर को हायर कर लेते हैं, इसका कोई फ़ायदा है? इसका कोई फ़ायदा नहीं है, हमारे ओवरऑल मकसद के साथ इसका कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो ठीक है, वो पूरी मार्केट की सबसे बेस्ट वाले आर्ट्स एंड क्राफ्ट के प्रोफेसर थे, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं, हमारे मकसद के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं। इसी तरह हम बेस्ट वाले डॉक्टर को हायर कर लेते हैं, प्रोफेसर जो होते हैं पढ़ाने के लिए, कोई फ़ायदा नहीं। हम लोग तो मेडिकल की पढ़ाई करवाते ही नहीं है, हमें इससे क्या फ़ायदा है? हमारी एग्जिस्टेंस के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है। अनलेस एंड अनटिल हमारा जनरल ताल्लुक होता एजुकेशन के साथ और हम कहते हैं कि हम मेडिकल की भी पढ़ाई कराया करेंगे, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की हमारी एक यूनिवर्सिटी होती, मुख्तलिफ डिविजन्स होते, तो फिर अलग कहानी थी, फिर वहाँ पे इसका ताल्लुक था। यहाँ पर इसका ताल्लुक नहीं है। जिस तरह हम लोगों ने कोका कोला की एग्जांपल ली थी, मैंने आपको कहा था पिछले 135 सालों के साथ इनकी एग्जिस्टेंस की एक मेजर वजह ही ये है कि अपने ओवरऑल मिशन के साथ जुड़े हुए हैं, जिसकी वजह से ये अभी तक एग्जिस्ट और थ्राइव कर रहे हैं। इंतहाई टफ हालात के अंदर भी ये लोग थ्राइव करते रहे हैं, वर्ल्ड वॉर्स भी इन लोगों ने देखे हैं, ठीक है, लेकिन ये थ्राइव करते रहे। चलो जी, तो पहली चीज है टू प्रोवाइड अ बेसिस फॉर कंसिस्टेंट स्ट्रेटेजिक प्लानिंग डिसीजंस। तो पहली वजह हम लोग दे देते हैं बेसिस फॉर डिसीजंस। ये जरा मैंने सिंपल करके लिख दिया बजाय लंबा लिखने के, लेकिन ये बाकी भी चीजें बड़ी अपना जरूरी हैं। कंसिस्टेंट डिसीजंस की बात हो रही है। एक दिन एक तरह का डिसीजन ले लिया, अगले दिन उससे बिल्कुल उलट तरह का ले लिया, नहीं। ये जो हमारी मिशन स्टेटमेंट है ना, ये हमें उसके ऊपर इस्तेकामत के साथ कायम रहने के ऊपर जो है ना मजबूर कर देती है। जब हमारे सामने हमारा मकसद खड़ा होता है ना कि मेरा मकसद ये है, मेरा इस दुनिया में आने का मकसद है, मैंने अल्लाह को खुश करके जाना है, जो भी चीज़ अल्लाह को खुश करने से खिलाफ है वो मेरी ज़िंदगी में हिस्सा नहीं है। मेरा क्रेसेंट में आने का मकसद ये है कि मैंने यहाँ से पढ़ाई करके निकलना है, मैंने अपने पेपर पास करके निकलना है। जो भी हरकत मुझे उस मकसद से हटा रही है वो बेसिकली मेरा इधर मेरी ज़िंदगी में उसका कोई ताल्लुक नहीं है, उसको आपने निकाल देना है। तो ओवरऑल मकसद जिस वक्त आपके सामने यहाँ होगा तो फिर आपके लिए जो है डिसीजंस लेना, कंसिस्टेंट डिसीजंस लेना आसान हो जाएगा। कंसिस्टेंट का मतलब होता है
इस्तिकामत के साथ, एक जैसे। समझ गए? चलें जी। अगली चीज वो कहते हैं टू असिस्ट विद ट्रांसलेटिंग ब्रॉड इंटेंशंस एंड पर्पसेस इनटू कॉरपोरेट ऑब्जेक्टिव्स। देखें, मैंने आपको कहा था कि ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? ये स्पेसिफिक गोल्स होते हैं, स्पेसिफिक गोल्स होते हैं। अब अगर हमारा ओवरऑल पर्पस, मैं आपको इसका एक मकसद समझाता हूं। मैं आज से जो है ना सोचता हूं कि यार मैंने अपनी सेहत का ख्याल रखना है, मैंने एक सेहतमंद इंसान बनना है, ये मेरा एक ओवरऑल मकसद बन जाता है। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, मिशन बन गया मेरा, मैंने एक सेहतमंद इंसान बनना है। लेकिन वो सेहतमंद इंसान बनने के लिए अब जब मेरे सामने ये चीज़ आ गई है ना कि मैंने सेहतमंद इंसान बनना है, तो अब मैं सोचता हूँ यार सेहतमंद बंदा किस तरह का होता है। मैं देखता हूँ जी बॉडी बिल्डर्स की पिक्चर्स कैसी होती हैं, ये मसल्स हैं, वो मसल्स हैं, ठीक है, कहते हैं यार ये फिट है। बाद में मुझे ये पता चलता है कि यार ये जो बॉडी बिल्डर्स हैं ये तो स्टेरॉइड्स लेते हैं, ठीक है, ये बेतहाशा सख्त किस्म की एक्सरसाइजेस करते हैं, जिन स्टेरॉइड्स की वजह से इनके ये ऊपर से जितने मर्जी अच्छे लग रहे हों, अंदर से इनके ऑर्गन्स ख़त्म हो जाते हैं और फिर इनके अंदर मुस्तकिल तरह के हार्मोन्स वगैरह के मसले आ जाते हैं। और शदीद किस्म की एक्सरसाइजेस करने की वजह से कुछ हद तक नहीं बल्कि काफ़ी हद तक एक्सरसाइजेस आर वेरी गुड, लेकिन अगर आप अपने आप को ओवर वर्क कर दो तो कई दफ़ा इस तरह का जिस्म हो जाता है जो कि नेचुरली सही नहीं होता। ऐसे मैंने देखे हैं बॉडी बिल्डर्स। मैं बाकायदा मैं जब शुरू में बिल्कुल टीनेजर था तो जिम शिम हम लोग जाते हैं, तो मैं इस तरह के बॉडी बिल्डर्स वगैरह को, अमेरिकन बॉडी बिल्डर्स की बात करूं कि जो पानी नहीं पी सकते थे, वो पानी पी नहीं सकते थे ग्लास के साथ, वो ऐसे करते थे ना, यहाँ तक बस आता था उनका ग्लास, वो ऐसे बाजू कर ही नहीं सकते थे, इतने मोटे उनके मसल होते थे कि उनके यहाँ पे रह जाता था, दे हैड टू यूज अ स्ट्रॉ। अब ये इनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ किधर गई? ये कोई सेहतमंदी की निशानी है? ये कहाँ की सेहत है कि आप पानी भी पीने से यहाँ हो जाओ? आप जिस मकसद के लिए अल्लाह ने आपको हाथ पांव दिए थे वो मकसद ही खत्म हो गया। तो इस तरह के मसल्स का क्या करना भाई? समझ गए? अब मेरे सामने ओवरऑल मकसद खड़ा हुआ है, मैं कहा यार ये सेहत नहीं है, ये तो सिर्फ एक नुमाइश है, ये सेहत नहीं है। सेहत ये है कि मेरा बॉडी जो है ना फंक्शन जिस मकसद के लिए मैं उसको इस्तेमाल करना चाहता हूँ बेहतरीन अंदाज में करती रहे, कोई बीमारी ना हो, मेरे जो डेली फंक्शन है वो बेहतरीन अंदाज में जो है वो कहें, ये मेरी सेहत है। अब मैं इसके मुताबिक अपने ऑब्जेक्टिव सेट करने के काबिल हो जाऊंगा कि यार मेरे जिस्म को इस तरह होना चाहिए, मेरी खुराक को इस तरह होना चाहिए, क्योंकि अब मेरे सामने मकसद क्लियर। अगर मेरे सामने मकसद ही क्लियर ना होता तो मैं अपने गोल्स वगैरह ही ना सेट कर, मैं हर किसी की बात जो है ना उस पर अमल करना शुरू कर देता बगैर देखे सुने। ठीक है जी, चलें अगली चीज। लिहाजा जब मैंने कहा था यार ये कि मैं सेहतमंद इंसान बनना चाहता हूं, तो ये एक बड़ी जनरल चीज थी। ये क्या था? सॉरी, मेरे जहन में बस एक इंटेंशन थी, एक नीयत थी। लेकिन जिस वक्त मैंने अपने आप को सामने रख लिया ना कि यार सेहतमंद इंसान मैंने बनना है, अपने आप को फिट करना, मैं कहा यार मैंने सोच आई मैंने अपने आप को फिट करना, लेकिन फिट क्या मतलब, मैंने अपने आप को सेहतमंद इंसान बनाना है, सेहत के साथ रहना है। ये जिस वक्त मेरे सामने चीज़ क्लियर होगी ना, तो अब मेरे जो जहन के अंदर फिटनेस की एक जनरल सी एक इंटेंशन थी कि फिट होना ज़रूरी है सेहतमंद होने के लिए, अब वो एक जनरल सी इंटेंशन को मैं क्लियर ऑब्जेक्टिव्स के अंदर ट्रांसलेट कर पाऊंगा। सो ट्रांसलेटिंग intentions to objectives, ये मिशन स्टेटमेंट आपको इसमें मदद देती है कि आपकी जो एक जनरल सी नीयत होती है ना उसको आप बकायदा गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स के अंदर तब्दील कर पाते हो कि मैंने अब करना क्या है, मैं चाहता क्या हूं और उस चाहत को पूरा करने के लिए मैंने करना क्या है, उसमें ट्रांसलेट करने में आपको मिशन स्टेटमेंट जो है वो मदद देती है। अगली चीज बच्चों है टू प्रोवाइड अ कॉमन पर्पस फॉर ऑल ग्रुप्स एंड इंडिविजुअल्स विद इन दैट ऑर्गेनाइजेशन। जिस वक्त बच्चों आपके सामने एक मिशन स्टेटमेंट होगी तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले हर इंसान को पता होगा कि हम किस रास्ते पे चलने जा रहे हैं। अगर उनको आपने ये बताया ही नहीं कि हमारा मकसद क्या है,
तो बस एक दूसरे का मुंह ही देखते रहेंगे कि हम लोगों ने करना क्या है। उनके सामने क्लियर रास्ता नहीं होगा और वो हर दफ़ा हर नई चीज़ को जो है ना सोच सोच के ट्राई करने की कोशिश करेंगे। जिस वक्त उनके सामने क्लियर पाथ होगा, आपके मार्केटिंग का डिपार्टमेंट, आपका सेल्स का डिपार्टमेंट, आपका प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट, आपका एचआर का डिपार्टमेंट, सारे एक ही गो के अंदर काम करेंगे। अगर हमारे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो क्रिसेंट के अंदर हमें ये ना बताएं कि हम लोग क्यों एग्जिस्ट करते हैं, बस हमें पता चल गया कि इन्होंने कॉलेज खोला है, तो अब हम लोग सारे जो है ना अलग अलग तरह से काम करना शुरू कर देंगे। जो हमारा मार्केटिंग का डिपार्टमेंट है वो कहेगा कि यार कौन से वाले कोर्स ज़्यादा बिकते हैं और ज़्यादा महंगे बिकते हैं, उसकी वो मार्केटिंग शुरू कर देगा। कभी आईटी के कोर्सेज की करेगा, कभी मेडिकल के कोर्सेज की करेगा, कभी लॉ के कोर्स, जो जिसका मौसम चल रहा है उसकी वो फल बेचना शुरू कर देगा। हमारा एचआर का डिपार्टमेंट जो है वो भी कंफ्यूज रहेगा, वो कहेगा कि यार कौन से वाले मार्केट के बेस्ट टीचर्स हैं वो हम हायर करते रहे, वो चाहे डॉक्टर्स हों, चाहे वो इंजीनियर्स हों, चाहे वो जो मर्जी हों, वो एक अलग अपनी डगर पे चला हुआ होगा। ये मार्केटिंग कर रहे होंगे अपना आईटी की, एचआर डिपार्टमेंट हायरिंग कर रहा होगा मेडिकल की, ठीक है ना। जो टीचर्स अंदर हैं वो कभी क्लास में आके कुछ पढ़ा रहा है और कोई क्लास के अंदर जाके कुछ उनको नहीं पता हम लोग क्यों एग्जिस्ट कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि मिशन स्टेटमेंट सामने है ही नहीं। हम लोगों ने जब ओवरऑल ऑब्जेक्टिव बनाया कि हम लोगों ने फाइनेंशियल एजुकेशन करनी है, तो पहले तो फाइनेंशियल एजुकेशन को ये हमारी एक वो थी, इंटेंशन थी। अब इसको हम कन्वर्ट करने के लिए आसानी हो जाएगी। फाइनेंशियल एजुकेशन अब हम ऑब्जेक्टिव्स में चेंज करेंगे। क्या पढ़ाना है फाइनेंशियल एजुकेशन में? सीए पढ़ाना है, पाकिस्तान का सीए पढ़ाना है, आई कैप के सीए को हम लोगों ने एसीए की डिग्री जो है वो पढ़ानी है, ठीक है। उसमें हम मजीद भी स्पेसिफाई कर सकते हैं कि अभी हम लोगों ने सिर्फ एएफसी और कैफ पढ़ाना है, तो फिर सारे मार्केटिंग डिपार्टमेंट भी जो है वो एमएसए की और सीफैप की जो है वो नहीं करेगा, मार्केटिंग नहीं करेगा, वो सिर्फ एएफसी पीआरसी इसकी कैफ की जो है मार्केटिंग करेगा। हम टीचर्स भी उसी के हायर करेंगे, ठीक है। इस तरह से जो है हमारा काम चलेगा और सिंक्रोनाइज चलेगा, सारे एक रास्ते पे रहेंगे। लिहाजा टू प्रोवाइड अ कॉमन पर्पस, कॉमन पर्पस। अच्छा, फिर उसके बाद याद रखें जिस वक्त आपके सामने मिशन आता है ना, तो उससे एक इंस्पिरेशन भी आती है। सिर्फ इतना कह देने से ही अच्छी भली इंस्पिरेशन आती है कि हमारा मकसद क्या है, हमारा मौजूद होने का, जिंदा होने का, या हमारा इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाने का मकसद क्या है। सिर्फ इस चीज़ को सामने जिस वक्त इंसान रख देता है ना क्लियरली, उसी को पढ़ने सुनने से समझने से इंसान के अंदर एक जज्बा जो है ना आहिस्ता आहिस्ता पैदा होना शुरू हो जाता है, ठीक है। और उसके दिमाग में बात बैठना शुरू हो जाती है, मैं इसलिए हूँ, मैं इसलिए हूँ, मैंने ये करना है, समझ रहे। इसलिए हम कहते हैं ना दीन में भी कि ईमान की याद दहानी कराना ज़रूरी है। इंसान भूल जाता है, जिस वक्त बार बार याद दहानी होती है तो उसको शौक भी हो जाता है। तो टू इंस्पायर, टू इंस्पायर। अच्छा, और ये किसको इंस्पायर करना होता है हमने? एम्प्लॉयज को। देखें जो ओनर्स हैं ना, ओनर्स, उन्होंने तो उस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया है, वो तो पहले के इंस्पायर्ड थे, तो उन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया। मेनली मसला है एम्प्लॉयज़ को इंस्पायर करने का, मेनली मैनेजमेंट को और एम्प्लॉयज़ को। लिहाजा हम लोग इंस्पायर करेंगे ज़्यादातर अपने एम्प्लॉयज़ को, क्योंकि काम भाई इन्होंने ही करना है, कंपनी को लेके इन्होंने ही चलना है, ऑर्गेनाइजेशन को लेकर इन्होंने ही चलना है। चलें जी, अगली चीज़, टू एस्टैब्लिश गोल्स एंड एथिक्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने जिस वक्त इसको ट्रांसलेट किया ना इंटेंशंस को, वो कहता है कि एक तो ये मदद करता है हमारी नीयतों को ट्रांसलेट करने के लिए ऑब्जेक्टिव्स के अंदर, और साथ साथ वो ऑब्जेक्टिव्स बनाने में भी मदद करता है। एक तो होता है ना सिर्फ उनको ट्रांसलेट करना, एक होता है उनको बनाने में भी मदद करता है। गोल्स एंड एथिक्स। देखें, अगर हमारा ओवरऑल मकसद सिर्फ पैसा कमाना हो, हम कहें जी हम एग्जिस्ट करते हैं अमीर होने के लिए, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ वैसे ही, ठीक है। ये कंपनी कोई इस तरह नहीं कहती कि हम लोग सिर्फ वेल्दी होने के लिए एग्जिस्ट करते हैं, कहता कोई नहीं है, नीयतें अक्सर के अंदर से यही होती हैं। तो उस ओवरऑल मकसद के लिए
फिर बंदा कहता है यार फिर कोई रिश्तेदारी, कोई दोस्ती यारी, कोई हलाल हराम कुछ नहीं देखना, पैसा आना चाहिए, बोरियों की बोरियां आनी चाहिए। समझ रहे हैं? जिस वक्त आपका जो एक मकसद है किसी इंसान का, वो सिर्फ एक ख़ास चीज़ के ऊपर टिक जाता है, फिर बाकी सारी चीज़ें उससे कम हो जाती हैं, फिर कोई चीज़ भी जो है ना उससे ऊपर नहीं आती, फिर सब कुछ सेकेंडरी हो जाता है, वो आपका असल मकसद हो जाता है। तो अगर मकसद हमारा ये है कि हमने फाइनेंशियल एजुकेशन पहुंचानी है, फिर उसके लिए आपका मकसद सिर्फ सीए नहीं रहेगा, गौर से सुनते जाना, फिर उसके लिए मकसद आपका सिर्फ सीए नहीं रहेगा, हमारा गोल फिर सिर्फ सीए नहीं रहेगा। हम देखेंगे कि बेस्ट वाली फाइनेंशियल एजुकेशन क्या है, क्या सीए कराना ही बेस्ट है, या आजकल मार्केट के अंदर कोई और फाइनेंशियल एजुकेशन है जो इससे बेहतर है, फिर हम उसको कराएंगे। अगर हमारा ओवरऑल ऑब्जेक्टिव सिर्फ सीए है तो फिर हम उससे हटेंगे नहीं, फिर हम कहेंगे कि यार जो मर्जी और कोर्सेज आते रहे, हमने इस कोर्स के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन को खोला है, बस हम लोग तब इस चीज़ को तय कर लेंगे कि हमारे लिए कोई और चीज़ नहीं, हमारे लिए सिर्फ ये ऑर्गेनाइजेशन सीए के लिए एग्जिस्ट करती है, दैट्स इट। और उसके ही मुताबिक हमारे एथिक्स होंगे। मैंने एथिक्स अभी आपको समझा दिए हैं कि हमारे जहन में जो मोरालिटीज़ हैं, हलाल हराम है, सारा कुछ है, वो जिस वक्त हमारे सामने कोई मकसद, अब एक आर्मी जो है उसका ओवरऑल मिशन क्या होता है? अपने मुल्क को डिफेंड करना। वो कहते हैं हमारे मुल्क को डिफेंड करने के लिए हमें किसी की जान भी लेनी पड़ती है या अपनी देनी पड़ती है तो कोई मसला नहीं, वरना किसी की जान लेना कितनी अनएथिकल हरकत है, बड़े तरीन गुनाहों में से है। लेकिन जिस वक्त मकसद जो है वो जिहाद वाला आ जाता है या अपने मुल्क की, अपने दीन की हिफाजत आ जाती है, तो वो अनएथिकल चीज़ एथिकल हो जाती है, उसमें फिर वो अनएथिकल नहीं रहती, फिर वो एक इंतहाई बड़ी नेकी बन जाती है। अब इंसान सोचे कि यार यहां पे क्या हुआ? जंग के अंदर झूठ बोलना भी जो है वो बेसिकली अलाउड है। हदीस में आता है, अल्लाह ताला की हमेशा माफ फरमाए, कि जंग एक धोखे का नाम है। तो जो हमारे एजेंट्स होते हैं और जो कई एजेंसी के लोग होते हैं हर वक्त झूठ बोलते हैं, वरना झूठ के बारे में ये आता है कि मुसलमान कुछ भी हो सकता है, झूठा या खाइन नहीं हो सकता, खयानत नहीं दे सकता, झूठा नहीं हो सकता। लेकिन जंग के अंदर उल्टा हिसाब है, जंग में धोखा दिया जाता है, क्योंकि वहां पे हमारा ओवरऑल मकसद फर्क हो जाता है। वहां पे दुश्मन को हराना है और अपनी हिफाजत करवानी है, वहां पे फिर वो जंग है ही धोखा पूरा का पूरा, तो वहां पे हिसाब किताब फर्क हो जाता है। तो ये चीज़ डिफरेंट है, याद रखना इस चीज़ को, ठीक है? इसलिए हम लोगों ने देखना है कि हमारा ओवरऑल मकसद क्या है, उसके मुताबिक बच्चों हमारे गोल सेट होंगे और उसके मुताबिक हमारे एथिकल सर्कल सेट होंगे। एथिकल सर्कल हमारा उसके मुताबिक सेट होगा। एक शख्स जो लॉयर है, लॉ की फर्म है उसकी, उसका काम यह है कि हमने अपने क्लाइंट्स की हर इंटरेस्ट का ख्याल रखना है। तो लॉयर जो है ना, लॉयर वो सबसे ज़्यादा धोखेबाज लोग होते हैं। उनको पता भी होता है कि हमारा जो क्लाइंट है ना वो क्या है, झूठा है और जुर्म इसने किया है, फिर भी उसको कर रहे होते हैं डिफेंड। अगर उस लॉ फर्म का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ये होता है कि वी एग्जिस्ट टू अपहोल्ड जस्टिस एंड लॉ, अगर वो अपना ओवरऑल मकसद ये रखते, ये ओवरऑल मिशन नहीं था उनका कि हम लोगों ने अपने क्लाइंट के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, बल्कि ओवरऑल मकसद अगर वो कहते हैं कि हमारा ये है कि हमने हर हालत के अंदर जस्टिस को और लॉ की पासदारी रखनी है, तो फिर वो ये नहीं उन्होंने देखना था कि हमारा क्लाइंट है कि नहीं है। अगर उनको पता चल जाता कि हमारा क्लाइंट गलत है, उन्होंने उस वाले केस को ड्रॉप कर देना था। कहा था नहीं भाई, क्लाइंट और जो लॉयर क्लाइंट जो कॉन्फिडेंशियलिटी की प्रिविलेज होती है वो अपनी जगह पे, लेकिन हम आपका केस नहीं ले सकते, क्योंकि हमें पता है कि यार हम गलत चीज़ को डिफेंड नहीं करेंगे। तो अब उनका चूंकि ओवरऑल मकसद उनके सामने है, तो अब उनके एथिक्स उसके मुताबिक हो जाते हैं। और हैं इस तरह के लोग, ऐसी बात नहीं है कि नहीं है, सारे गलत नहीं होते, ठीक है, इस तरह के भी लोग हैं। तो बच्चों इसी तरह अब जो आपके मुख्तलिफ तरह के और इदारे हैं, कंपनीज हैं, उनके अपने अपने ओवरऑल मिशन की वजह से उनके गोल्स एंड एथिक्स जो है वो डिफरेंट होते चले जाएंगे। अगली चीज़ में है, आखिरी चीज़ इसने लिखी हुई है कि मिशन स्टेटमेंट इसलिए भी इस्तेमाल हो सकती है टू इम्प्रूव द अंडरस्टैंडिंग एंड सपोर्ट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम एक्सटर्नल स्टेक होल्डर ग्रुप्स एंड द पब्लिक इन जनरल। ज़रा गौर से समझें। कहते हैं कि हमारी जो मिशन स्टेटमेंट है ना, इससे हमें एक फ़ायदा ये भी होता है कि अगर हम अपना मकसद वाज़े करके दुनिया को बताते हैं कि हमारा ये मकसद है, तो हमारे मकसद के साथ
जो जनरल पब्लिक और कई और तरह के ग्रुप्स क्या कहते हैं सॉफ्ट हार्ट रखते हैं, सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं ना, वो हमारे हामी हो जाते हैं। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं ये सारे अपना अपना मिशन जो है वो बयान करते हैं, सारे अपना अपना मिशन बयान करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज। और वो मिशन क्यों बयान करते हैं? रोटी कपड़ा मकान, ठीक है ना, पढ़ा लिखा पंजाब ठीक है ना, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं। इसके पीछे क्या बेसिकली क्या तुक क्या होता है? ये स्लोगन देने की क्या जरूरत है? ये अपना मिशन बताने की क्या जरूरत होती है? मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं ताकि जो अवाम ये चाहती है वो इनके साथ हो जाए। कोई दीन के नाम का नारा लगाता है, कोई इंसाफ के नाम का नारा लगाता है, कोई डेवलपमेंट का नारा लगाता है, कोई रोटी कपड़ा मकान का नारा, वो इसलिए क्योंकि वो देखते हैं कि मार्केट के अंदर हम लोगों को सपोर्ट कहां से मिल सकती है, किस तरीके से मिल सकती है। तो दोनों चीजें हो सकती हैं। कुछ लोग अपना ओवरऑल मिशन मार्केट को देख के बनाते हैं और कुछ लोग कहते हैं यार मार्केट जैसी मर्जी हो, हमारा ये मिशन है। तो उनके मिशन की वजह से ऑटोमेटिकली जो उनके साथ हामी लोग होते हैं वो उनके साथ मिल जाते हैं। वो कहते हैं हाँ ठीक है, हम लोग फिर इसी कंपनी से चीज़ें खरीदा करेंगे। अगर इनका ये मकसद है, मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देता हूँ। वैसे नाम मैं नहीं लूँगा क्योंकि इसके अंदर रिकॉर्डिंग भी हो रही है, लेकिन एक कॉलेज बना लाहौर के अंदर। तकरीबन सारे दीनदार जो टीचर्स वगैरह थे ना, आज से कई साल पहले की बात बता रहा हूँ, सारे तकरीबन दीनदार जो टीचर्स हैं ना, वो कुछ दीनदार लोगों ने मिलकर वो कॉलेज बनाया। कुछ दीनदार किस्म के लोगों ने मिलकर वो कॉलेज बनाया। वो जैसे ही उन्होंने बनाया ना, तो उन्होंने जब अपना मिशन वगैरह सामने रखा और लोगों को उनकी नीयत का अंदाज़ा हुआ कि ये किस तरह के लोग हैं, तो जितने भी दीनदार किस्म के टीचर्स थे ना, वो सारे उधर आना शुरू हो गए, सारे उधर आना शुरू हो गए। और उनमें बड़े बड़े सीनियर प्रोफेसर्स थे, ठीक। और फिर उनको देखा देखी सारे वो स्टूडेंट्स जो ज़रा से भी दीनी माहौल को पसंद करते थे, वो तकरीबन सारी उधर आना शुरू हो गए। तो ये मैं आपको इसका एक असर बता रहा हूँ कि मिशन स्टेटमेंट जिस वक्त सामने हो, आपकी नीयतें दुनिया के सामने आ जाएं, तो उसके फ़ायदे नुकसान दोनों होते हैं। लेकिन अमूमी तौर पे एक फ़ायदा ये होता है कि उसकी वजह से जो भी ग्रुप्स आपके साथ इन सिंक होते हैं वो आपके साथ खड़े हो जाते हैं आगे, ठीक है। मुख्तलिफ़ तरह के ग्रुप्स जो हैं वो आपकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मुख्तलिफ़ तरह की लॉबीज़ जो हैं वो आपके साथ खड़ी हो जाती हैं। कई तरह की जो अवाम है वो आपका साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। समझ गए जी? चलें अब ज़रा हम लोग बच्चों, मैं इसको लिख देता हूं यहां पे, सपोर्ट फ्रॉम आउटसाइड। मिशन स्टेटमेंट का एक ये भी फायदा होता है। तो हम लोगों ने कुछ चीजें पढ़ ली। मिशन स्टेटमेंट किन किन चीजों में, क्या किन किन मकसद के लिए इस्तेमाल हो सकती है। पहला मकसद था डिसीजन मेकिंग के लिए एक कंसिस्टेंट बेसिस प्रोवाइड करती है। आपकी जो जनरल नीयतें हैं उसको गोल्स में कन्वर्ट करने के लिए मदद देती है, ऑब्जेक्टिव्स में कन्वर्ट करने के लिए। एक कॉमन पर्पस खड़ा हो जाता है सारों के सामने, ठीक है ना, जिसकी वजह से सारी ऑर्गेनाइजेशन एक ही रास्ते पे चलती है, कोई अपने अपने रास्तों पे नहीं चलना शुरू हो जाता। खास तौर पे एम्प्लॉयज़ को इंस्पायर करने में बहुत मदद देती है, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि ओनर्स तो पहले से इंस्पायर्ड होते हैं तो उन्होंने बिजनेस खोला होता है, ठीक है। लेकिन जो बाकी के एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो मिशन स्टेटमेंट होती है हमारी पाकिस्तान आर्मी की, उसकी वजह से वहाँ पे भर्ती होना, वह हर जवान जो होता है ना वो इंस्पायर होता है, ठीक है। वो कहता है कि यार मैंने जान भी देनी होगी, मैं जान भी दे दूंगा, क्योंकि वो इंस्पायर्ड होता है उसके मिशन की वजह से कि हमने अपने मुल्क को प्रोटेक्ट करना है इंटरनल और एक्सटर्नल हर तरह के ख़तरों से। उसकी वजह से उनमें एक इंस्पिरेशन आती है और जज्बे के साथ वहाँ पर काम करते हैं। फिर उसी के मुताबिक मैंने आपको कहा था, जो आपका मिशन होता है उसी के मुताबिक आपके गोल्स भी सेट होते हैं, उसी के मुताबिक आपके एथिकल दायरे भी सेट होते हैं। किस चीज़ को हम अच्छा समझते हैं, किस चीज़ को हम बुरा समझते हैं, वो उसके मुताबिक तय होता है। अगर हमारा ओवरऑल मिशन, मैंने आपको क्या कहा था कि ये है कि हम लोगों ने कानून को अपहोल्ड करना है, तो हमारी लॉ फर्म जो है वो गलत केसेस नहीं लेगी। और अगर हमारा ये था कि हम लोगों ने हर हालत के अंदर अपने क्लाइंट का इंटरेस्ट जो है वो देखना है, तो फिर हम हर तरह के केसेस लेंगे और बस जीतने की कोशिश करेंगे, चाहे जिस तरह मर्जी जीतने की कोशिश की जाए, ठीक है जी। तो आपके एथिक्स भी उसी से डिफाइन होते हैं। और आखिरी चीज़, सपोर्ट आउटसाइड। मैंने वो कहा था जिस वक्त आपका मिशन दुनिया के सामने खुल के आ जाता है, तो फिर जो आपके साथ के लोग होते हैं, जो आपके हम ख्याल लोग होते हैं, वो आपके साथ खड़े हो जाते हैं। ये चाहे वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा नहीं होते, लेकिन बहरहाल उनकी तरफ से आपको सपोर्ट मिलती है, जनरल पब्लिक की तरफ से आपकी नेकनामी होती है, मुख्तलिफ इदारे, न्यूज़ एजेंसीज़, मुख्तलिफ तरह के ग्रुप्स, वो आपके बारे में अच्छी बातें करते हैं, ठीक है। तो ये आपके मिशन का फ़ायदा होता है, आपकी मिशन स्टेटमेंट का, ये उसके पर्पज़ हैं, ये उसके मकासद हैं।
मिशन स्टेटमेंट के। अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है मिशन स्टेटमेंट के मुख्तलिफ पर्पसेस का, तो ये चीज़ें आपको जहन में रखनी है। ठीक है जी, चलें। अब अगली चीज़, मैंने आपको कहा था कि दो तरह की चीज़ों के अंदर स्टूडेंट्स जो हैं वो कन्फ्यूजन आती है उनको, मिशन और विजन के अंदर, गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स के अंदर। तो अब ज़रा हम लोग थोड़ा सा देख लें कि मिशन और विजन में क्या फ़र्क है। अभी हम लोगों ने पिछले लेक्चर में ये देखा था कि इन्होंने शॉर्ट सी जो इसके मीनिंग्स लिखे हुए थे, उसमें विजन स्टेटमेंट का उन्होंने लिखा हुआ था द फ्यूचर आउटलुक। क्या फ्यूचर में अपनी कंपनी को कहाँ देखते हो, 10, 20, 25 सालों के बाद आप अपने आप को कहाँ खड़ा देखते हो, कहाँ देखते हो या कहाँ देखना चाहते हो। और मिशन है आपका एग्जिस्ट होने का पर्पस, वो जिस मर्जी हद तक हो। देखो हम लोग कहते हैं जी हम एग्जिस्ट करते हैं टू प्रोवाइड फाइनेंशियल एजुकेशन, किस हद तक करते हैं हम ये नहीं बता रहे इसके अंदर, किस हद तक करते हैं वो हमारी विजन स्टेटमेंट देकर बता रही है कि हम अपने आप को कहां तक देख रहे हैं फ्यूचर के अंदर, कहां से कहां तक देख रहे हैं। बहरहाल अब जरा इसको जरा देखते हैं इस बुक में क्या लिखा हुआ है। इसके अल्फाज में थोड़े से देर के लिए रीडिंग करूंगा और आपको उसका मतलब समझाऊंगा। कहते हैं जी व्हेन कंसिडरिंग अ मिशन स्टेटमेंट वर्सेस अ विजन स्टेटमेंट, द की एस्पेक्ट टू रिमेंबर इज द करंट वर्सेस फ्यूचर कॉन्टेक्स्ट। की एस्पेक्ट क्या आपने जहन में रखना है, करंट वर्सेस फ्यूचर कॉन्टेक्स्ट। मिशन आपके अमूमी तौर पे करंट चीज को एड्रेस करता है, विजन आपके फ्यूचर को एड्रेस करता है। अ मिशन स्टेटमेंट इज वेयर यू आर एंड व्हाई यू डू इट। मिशन स्टेटमेंट बताता है आप कहां खड़े हो और क्यों खड़े हो। बेसिकली आप क्यों हो, हाल है ना भाई, इस हाल में आप क्यों हो, आपने इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनाई है, आपने इस तरह के लोग क्यों हायर किए हैं, आप इस तरह की हरकतें क्यों कर रहे हो, वो आपको आपका मकसद बता रहा है इस वक्त। हो सकता है कि बाद में बदल जाए, लेकिन इस वक्त आप क्लियरली दुनिया को बताते हो कि ये हमारा मकसद है। विजन स्टेटमेंट क्या बता रहा है, वो कहते हैं विजन स्टेटमेंट इज वेयर यू आर गोइंग टू बी एंड हाउ यू वांट टू गेट देयर। क्या बता रहा है विजन स्टेटमेंट, वेयर यू आर गोइंग टू बी एंड हाउ यू आर गोइंग टू गेट देयर। मिशन स्टेटमेंट बच्चों आप गौर से सुनते जाओ, मिशन स्टेटमेंट आपको बता रहा है कि आप जिधर खड़े हो आज बिजनेस की दुनिया में, वो क्यों खड़े हो, आप क्यों एग्जिस्ट करते हो, और जो भी आपके पास है ये क्यों है। ठीक है, आप इस वक्त अपना मकसद बता रहे हो। विजन स्टेटमेंट क्या बता रहा है, आप अपने आप को फ्यूचर में कहां देखना चाहते हो और वहां तक किस तरह पहुंचोगे, आपका इरादा क्या है कि वहां तक आपने किस तरह से पहुंचना है, क्या स्टेप्स लेके पहुंचना है। आप कहते हो जी हम विजन अपना देखते हैं कि 20 सालों के बाद हम पाकिस्तान की सबसे बड़ी एजुकेशन की जो है ना कंपनी बन जाएंगे। या आप मिशन, ये विजन देख रहे हो अपना, 20 सालों के बाद हम पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो है, या एशिया की सबसे बड़ी, या दुनिया की सबसे बड़ी एजुकेशन की, तो आप अपने आप को किस तरह वहां तक जाते देख रहे हो। तो वो स्टेजेस भी बताओ कि हम पहले ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे, वहां तक। तो विजन स्टेटमेंट फ्यूचर को देख रही है, मिशन स्टेटमेंट करंट को देख रही है, प्रेजेंट को देख रही है। चलें जी, वो कहते हैं वाइल दीज मे सीम लाइक सॉफ्ट टॉपिक्स, कहते हैं हो सकता है कि ये बस ऐवी एक हवाई बातें आपको लग रही हों कि नरम नरम सी बातें हैं, बड़ी बस वो एक दिल बहलाने वाली बातें हैं। इट कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट टू इंश्योर दैट द मिशन एंड विजन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन और कंपनीज लीडरशिप इज क्लियरली कन्वेड टू द पीपल हु नीड टू नो इट। वो कहते हैं इट कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट टू इंश्योर, ये बहुत ज़रूरी होता है कई दफ़ा कि जो लोग आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे इसको इसके मकसद तक पहुंचाने के लिए उन तक ये बात पहुंचे। हो सकता है दुनिया को ये इतना इंपॉर्टेंट ना लग रहा हो, लोग कहते हैं बस हमें प्रोडक्ट मिलना चाहिए सानू की, लेकिन जिन लोगों ने इसके लिए मेहनत कोशिश करनी है उनके अंदर ये बात रची बसी होना ज़रूरी है, वरना वो उस तरह से मेहनत नहीं कर पाएंगे, वो उस तरह से इसके साथ जम के काम नहीं कर पाएंगे। समझ रहे हो? वो कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है एम्प्लॉयज़, शेयर होल्डर्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स, जो काम करने वाले एम्प्लॉयज़ हैं, जो इसके मालिकान हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं, और तरह के स्टेक होल्डर्स के बारे में अभी हम पढ़ेंगे डिटेल में, लेकिन मैंने आपको कुछ शॉर्टली बताया था कि स्टेक होल्डर कौन होता है। कोई भी ऐसा शख्स, कोई भी ऐसी पार्टी, कोई भी ऐसी हस्ती जिसका कुछ ना कुछ इंटरेस्ट या कोई ना कोई रिस्क कंपनी के साथ जुड़ा हुआ हो। ठीक है, कोई ना कोई मतलब या कोई ना कोई चीज़ उसकी खतरे पे हो, कोई मतलब जुड़ा हुआ हो या कोई ना कोई चीज़ उसकी खतरे के ऊपर हो, कंपनी के साथ जुड़ी हुई हो। समझ रहे हैं? वो होता है आपका स्टेक होल्डर। वो कहते हैं इन तीनों को हम लोगों ने
वो कहते हैं जी एम्प्लॉयज, शेयर होल्डर्स एंड स्टेक होल्डर्स कैन बी प्रोवाइडेड विद क्विक आंसर्स टू हाउ एन ऑर्गेनाइजेशन व्यूज इट सेल्फ एंड वेयर इट प्लान्स टू बी इन द फ्यूचर। इनको, इन सारों को मिशन और विजन क्लियरली समझाना ज़रूरी होता है। क्यों ज़रूरी होता है? एक शेयर होल्डर जो है उसने अपना पैसा लगाया होता है, ठीक है, और वो देखना चाह रहा होता है कि मेरे इस पैसे के अंदर, इस कंपनी में लगाने के अंदर क्या मुझे कोई ग्रोथ नज़र आ रही है? क्या ये लोग इरादा रखते हैं कि हम लोग मज़ीद एक्सपैंड होंगे और ग्रो करेंगे, या फिर ये बस इसी हालत में चलते रहना चाह रहे हैं? वो भी देखना चाहता है इस चीज़ को, और वो ये भी देखना चाहता है, फ़र्ज़ करो बीइंग मुस्लिम्स, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, बीइंग मुस्लिम्स हमारे लिए एक रिलीजियस और एथिकल जिम्मेदारी भी होती है। अब अगर मैं किसी बैंक के शेयर्स खरीदना चाहता हूँ और वो बैंक जो है वो ओपनली ये चीज़ कहता है कि हम लोग हर तरह की बैंकिंग करना चाहते हैं और बैंकिंग के अंदर हम लोग नंबर 1 बनना चाहते हैं, तो मेरे लिए ख़तरा है, क्योंकि ये फिर कन्वेंशनल बैंकिंग भी करेंगे, सिर्फ इस्लामिक बैंकिंग नहीं करेंगे, ठीक है, उसके अंदर फिर ये सूदी कारोबार करेंगे, उसके अंदर मुख्तलिफ तरह के, और वो मेरे लिए हराम हो जाएगा। तो मैं इस तरह का पैसा तो नहीं अपने पास लगा सकता, ठीक है। तो ये बीइंग ए शेयर होल्डर मेरे लिए उसका मिशन और विजन होना सामने ज़रूरी है। या फिर वो कहते हैं जी कि हम अगले 5 सालों के बाद कन्वेंशनल बैंकिंग भी करेंगे। आज के दिन तो वो इस्लामिक बैंकिंग कर रहे हैं। उन्होंने मिशन विजन स्टेटमेंट में अपने बताया जी हम उसके बाद जो है ना अपने आप को हर लिहाज से सबसे बेहतरीन बैंक देखना चाहते हैं। तो अगर वो हर लिहाज के अंदर कन्वेंशनल बैंकिंग को भी इंक्लूड कर रहे हैं तो मेरे लिए वो ठीक नहीं है। खाने पीने की कंपनी है, खाने पीने की कंपनी को कहते हैं कि जी हम पाकिस्तान के अंदर तो हलाल बेचते हैं, बाहर हम हराम बेचते हैं, तो मेरे लिए फिर वो चीज़ ठीक नहीं है। मैं कहूँगा कि नहीं यार, सिर्फ मुझे वो वाली कंपनी चाहिए जो हलाल जो है ना वो वाला खाना बेचती है। मैंने उसी के अंदर सिर्फ इन्वेस्ट करना है, या उसी के अंदर नौकरी करनी है, या उसी के साथ बिजनेस करना है। मैं एक स्टेक होल्डर हूँ, मैं उस कंपनी का कस्टमर हूँ या सप्लायर हूँ, समझ लो मेरा भी इसके साथ एक रिस्क जुड़ा हुआ है, मैं उससे चीज़ें ख़रीदता हूँ। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हमारी जो रेस्टोरेंट्स हैं ये चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, चीज़, ठीक है, और चीज़ पहले पाकिस्तान के अंदर कम बनती थी, बाहर से ज़्यादा इंपोर्ट होती थी। आज से कई साल पहले पाकिस्तान में चीज़ बहुत कम बनती थी, बाहर से ज़्यादा इंपोर्ट होती थी, और हमारी आवाम को इसका इतना सा भी अंदाज़ा नहीं था कि वो चीज़ 99% हराम होती थी। बहुत हराम खाया हमारी कौम ने, हल्का फुल्का नहीं खाया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर उन रेस्टोरेंट्स वालों को भी नहीं पता होता था कि वो हराम है। उसके अंदर एक छोटा सा प्रोडक्ट डलता है जिसको हम कहते हैं रेनेट। रेनेट एक एंजाइम होता है जो बछड़े के पेट से लिया जाता है। अब जब आप एक बगैर ज़िबा हुए हुए बछड़े के पेट से वो एंजाइम लेके उससे ये चीज़ बनाओगे, ठीक है, उससे वो दूध फाड़ा जाता है, उसके अंदर कल्चर डाला जाता है, उससे वो चीज़ बनती है, तो बाकी सारा प्रोसेस हलाल होता है, दूध भी सही, सारा कुछ सही, लेकिन वो रेनेट चूँकि ज़िबा किए बगैर वाले जानवर से लिया जाता था तो वो चीज़ हराम हो जाती है। और हमारी आवाम जो बाहर के मुल्कों में रहती थी वो ये समझ के कि ये तो दूध से बनी हुई चीज़ है, इसमें कौन सा नुकसान है, अन्य वाह खाई चले जाते थे, कोई देखते ही नहीं थे कि हराम है कि हलाल है। उसकी वजह से फिर हमारे अंदर असरात भी उसी तरह के आते हैं, ठीक है। बात ये है कि हम लोगों को जिस वक्त इस चीज़ का अंदाज़ा हुआ, हमारी जो बड़ी बड़ी अथॉरिटीज़ को, इन सारों को, तो अब हम इनके स्टेक होल्डर्स थे, क्योंकि अच्छी भली हम लोग चीज़ जो है वो इम्पोर्ट करते थे पाकिस्तान में, तो अब वो चीज़ ख़त्म हो गई। और कहा ना भाई, अब या तो वेजिटेरियन रेनेट डाला हो उसके अंदर, प्लांट से भी निकलता है ये वाला एंजाइम, भाई या तो वेजिटेरियन रेनेट डाला हो, या फिर हम लोग भाई आपसे नहीं लेंगे, हम पाकिस्तान वाली कंपनी से ले लेंगे। तो फिर पाकिस्तान में एडम्स चीज़ वगैरह और हलीब वालों ने अपने बनाना, नूरपुर वालों ने, इन्होंने अपनी बनाना शुरू कर दी, ठीक है, वरना पाकिस्तान के अंदर चीज़ नहीं बनती होती थी। तो पाकिस्तान के अंदर जिस वक्त फिर कंपनियों ने इनकी चीज़ जो है वो प्रेफर की, उन्होंने कहा कि नहीं यार, चाहे इंपोर्टेड वाली का टेस्ट अच्छा हो, चाहे जो मर्जी हो, है तो हराम। अभी भी मैं आपको इतना बता दूं कि ये OPTP और मैकडोनल्ड्स और ये कभी नहीं बताते हम लोग चीज़ कहाँ से खरीदते हैं, ये बताते ही नहीं है। KFC भी नहीं बताता, KFC चिकन पाकिस्तान से ही लेता है, वो KNN वालों से लेता है, ठीक है ना, लेकिन वो ये नहीं बताता कि बाकी की चीज़ें हम कहाँ से लेते हैं, लिहाजा बच जाके ठीक है ना। अगली चीज़, अच्छा, तो ये बड़ा ज़रूरी है, कस्टमर भी एक स्टेक होल्डर होता है, सप्लायर भी एक स्टेक होल्डर होता है। आपका एक कस्टमर था, आप उसके सप्लायर थे, आप उसको चीज़ें बेचते थे, आप देखते हो कि यार हमारा सप्लायर ने विजन स्टेटमेंट अपनी ये लिखी हुई है कि हम आज से कुछ अरसे के बाद पाकिस्तान छोड़कर मिडिल ईस्ट के अंदर बिजनेस करना चाहते हैं। विजन स्टेटमेंट में उन्होंने ये लिखा हुआ है कि हम मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी कंपनी बनना चाहते हैं। पाकिस्तान का उन्होंने फोकस ही हटा दिया।
तो इसका मतलब ये है कि बेहतर ये होगा कि हम लोग भी अगले 5 सालों के अंदर मिडिल ईस्ट के अंदर ना अपना कोई ना कोई ऑपरेशन खोल लें, ताकि जिस वक्त ये वहां पर चीजें बेचना शुरू करें तो हमारे साथ तो इनका पहले ही एक रिलेशन डेवलप्ड है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये हमें ही प्रेफर करेंगे। ठीक है, तो आप भी अपने जो चीज़ जो मतलब उनके साथ जुड़ा हुआ है उसको फुली तरह से यूटिलाइज करने के लिए, हासिल करने के लिए उनके मुताबिक अपने प्लान को चेंज करते हैं। ठीक है जी, चलो जी। हाँ, ये विजन है, मिशन नहीं है, ये तो मिशन नहीं है, वो तो ओवरऑल पर्पस होता है इस वक्त। ठीक है, तो विजन आपने देखा, मिशन भी देख के कर सकते हो, मिशन भी देख के आप डिसाइड कर सकते हो कि हम इनके साथ काम करना है कि नहीं करना। उन्होंने अपना मिशन बदल लिया फर्ज करो, उन्होंने कहा जी कि हम लोग पहले इसकी कंपनी थे, फूड एंड बेवरेजेस की कंपनी थे, अब हमारा मिशन ये हो गया कि हम लोग पाकिस्तान के हर लिहाज से जो एफएमसीजी हम कहते हैं फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, इसमें हर तरह की चीज़ें आ जाती हैं जो भी डेली बेसिस के ऊपर जल्दी जल्दी इस्तेमाल होकर ख़त्म हो जाती हैं ना चीज़ें, खाने पीने की अशिया, मसाले जात, वॉशिंग पाउडर, ठीक है ना, पेंट शेंट, ये सारे फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स हैं। ये लोग खरीदते हैं और इस्तेमाल करते हैं और वो ख़त्म हो जाते हैं, फिर कुछ अर्से के बाद उनको दोबारा खरीदना पड़ता है। ये गाड़ियों की तरह नहीं होते, गाड़ी एफएमसीजी नहीं है, गाड़ी बंदा खरीदता है, कुछ साल इस्तेमाल करता है, ये आए दिन खरीदने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, या आए दिन ये नमक शमक स्पाइसेस खाना पीना, ठीक है ना, मुख्तलिफ तरह के स्नैक्स वगैरह हो गए, सफाई सुथराई का सामान हो गया, स्टेशनरी हो गई, ये सारी चीज़ें एफएमसीजी के अंदर आती है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। तो आप ये देखते हो कि इन्होंने कहा जी हम फूड एंड बेवरेजेस से निकल कर अब हम लोग जाना चाहते हैं फर्नीचर वगैरह की तरफ। आप कहते हो कि यार ये तो काम वगैरह ख़राब हो गया, एफएमसीजी के अंदर तो ये हमारे से चीज़ें इस तरह की ख़रीदते होते थे। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि हम थे प्रोवाइडर्स पेंट के, किसके थे प्रोवाइडर्स? पेंट के प्रोवाइडर्स थे। ठीक है, और एफएमसीजी के अंदर ये इनका पेंट धड़ाधड़ बिकता होता था, ज़्यादा बिकता था। अब हम लोग देखते हैं कि यार हम लोग पेंट के प्रोवाइडर्स थे, कई लोग जो आके इनसे ख़रीदते होते थे पेंट वगैरह, अब इन लोगों ने अपने जो है ना सिर्फ फर्नीचर, अगर इनका फर्नीचर ना बिका, अगर इनका फर्नीचर, तो फिर इनको हमारे से भी पेंट लेने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो ये तो काम अजीब हो जाएगा। तो क्या ये बंद करने जा रहे हैं या ये इसके अलावा फर्नीचर का काम करने जा रहे हैं, ये आपने अश्योर करना होता है। अगर तो उसके अलावा करने जा रहे हैं तो ठीक है, वेल एंड गुड, कोई मसला नहीं, बल्कि हमारा काम बढ़ने की तवक्को है। अगर ये छोड़ के करने जा रहे हैं तो हमारा काम खतरे में, तो हमें उससे पहले पहले किसी और को ढूंढना पड़ेगा, क्लाइंट को, जिससे हमारी रोजी रोटी कायम रहे। ठीक है जी, चलो जी। वो कहते हैं अल्टीमेटली द मिशन स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट्स द पर्पस, वैल्यू एंड एक्शन in any business. The goals and objectives should clearly support the organization's mission statement. ये मिशन स्टेटमेंट को इसने समराइज करके एंड पे लिखा है। वो कहता है जी मिशन स्टेटमेंट किस चीज़ को रिफ्लेक्ट करती है? आपके पर्पस को, आपके वैल्यूज़ को और एक्शन को, और हर हालत के अंदर आपके गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स जो हैं उनको आपकी मिशन स्टेटमेंट को सपोर्ट करना चाहिए है। आप जो भी गोल सेट करो, जो भी अपने डेली टास्क्स वगैरह सेट करो, जो भी चीज़ें हो, एक्शंस वगैरह डिसाइड करो, वो सब के सब आपके इसके साथ डिसाइड किए जाए, मिशन स्टेटमेंट को बेस बनाकर डिसाइड किया जाए, अदरवाइज ये आपकी मिशन स्टेटमेंट थी। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब इसने यहाँ पे 2-3 लफ्ज़ जो है ना उनकी ज़रा मज़ीद ट्रांसलेशन आपको बताइए। ट्विटर की एग्जांपल देखें। ट्विटर का आपको पता है क्या है? सारों को पता है, ये बता दूं। ट्विटर भी यार सोशल मीडिया की तरह, सोशल मीडिया की एक किस्म है बेसिकली, और वहाँ पर बेसिकली लोग जो हैं वो अपने कोई ना कोई स्टेटमेंट पास करते हैं और लोग उसको देख के या तो शेयर करते हैं या लाइक करते हैं, वो उसका डिपेंड करता है, उसकी फिर चेंज चलना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, इट्स एक्चुअली जस्ट अ सोशल मीडिया पोर्टल। ठीक, तो ट्विटर की हम अगर बात करते हैं, इन्होंने अपना एक मिशन दिया हुआ है, हम क्यों एग्जिस्ट करते हैं, ट्विटर क्यों एग्जिस्ट करता है। वो कहता है जी गिव एवरीवन द पावर टू क्रिएट एंड शेयर आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन इंस्टेंटली विदाउट बैरियर्स। आज से कई साल पहले अगर आपने पूरी दुनिया के साथ कोई इंफॉर्मेशन शेयर करनी होती तो ये हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं था। आपके पास अगर आप किसी चैनल के मालिक हो, टीवी के चैनल के या रेडियो के चैनल के, तो फिर समझ आती थी कहानी।
वो भी आप पूरी दुनिया से नहीं, जहां जहां आपकी कवरेज होती थी वहां वहां पे बस जा सकते हैं। ट्विटर ने कहा हमारा एग्जिस्ट होने का पर्पस ये है, हमारा मकसद ये है एग्जिस्ट करने का, कि हमने हर बंदे के हाथ में ये ताकत दे देनी कि वो दुनिया के साथ अगर अपने आइडियाज शेयर करना चाहता है तो वो कर सके बगैर किसी बैरियर्स के। उसको पैसा ना खर्च करना पड़े, उसको अपने कॉन्टैक्ट्स ना लड़ाने पड़े, उसको रिश्वतें ना देनी पड़े, उसको मुख्तलिफ तरह के कानून और इसको हम कहते हैं रेड टेप। रेड टेप कहते हैं इस तरह की फॉर्मेलिटीज़ और इस तरह के कानून और इस तरह के रूल्स और जवाबित वगैरह कि जिसकी वजह से काम करना मुश्किल हो जाता है। गवर्नमेंट और ब्यूरोक्रेसी उसके अंदर जो है ना आड़े आ जाती है, ठीक है, वो इंसान को मुश्किल बना देते हैं काम करना। तो वो कहते हैं कि हम लोग इस तरह की चीज़ें उसके रास्ते से हटा देंगे, हर तरह के बैरियर्स। हम चाहते हैं कि हर बंदे के हाथ के अंदर ये पावर हो कि वो दुनिया के साथ अपने आइडियाज़ और इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहे तो कर सके। अब इनकी वैल्यूज़ क्या है, ये मिशन से रिलेटेड ही होती हैं, याद रखो, ठीक है ना। वैल्यूज़ ये हैं, गोल्स हैं। मैंने आपको कहा था ना कि मिशन का एक पर्पस होता है आपके गोल्स एंड एथिक्स सेट करना। क्या आपके जहन के अंदर वैल्यूज हैं जिस दायरे में रहते हुए आप अपना बिजनेस करना चाहते हो। वो कहते हैं जी कि वी बिलीव इन फ्री एक्सप्रेशन। हम ये नहीं चाहते कि लोग कोई बिकी हुई स्टेटमेंट दें या पैसा दे के लिफाफा वाली जो जर्नलिज्म होता है वो नहीं, हम उस पर नहीं बिलीव करते, ठीक है, कि किसी पार्टी ने आपको पैसे दिया कि यार ये कहना है ये कहना है, नहीं नहीं, बगैर डर खौफ के, किसी के डर खौफ के बगैर बंदा फ्रीली जो बोलना चाहता है बोले, जो हकीकतन उसके दिल के अंदर है, हम इसमें बिलीव करते हैं। लिहाजा जहां हमें लगेगा कि बंदा प्रेशराइज स्टेटमेंट दे रहा है या किसी के दबाव में आके दे रहा है, या हम उसको कैंसिल नहीं करेंगे। वो ये फ्री एक्सप्रेशन का क्या मतलब है कि अगर हमें कोई बात बुरी लगी तो हम उसको उड़ा दें। फेसबुक क्या करता है कि अगर आप कई तरह की बातें ऑफेंसिव अगर शेयर करो जो दूसरों को अच्छी ना लग रही हो, लोग उसको रिपोर्ट करना शुरू कर देते हैं कि ये हमें ठीक नहीं लग रही है, रिपोर्ट करो, ये गलत है, ये गलत है। कुछ देर के बाद वो बंद हो जाता है, यूट्यूब चैनल बंद कर देता है, ठीक है ना, फेसबुक उसकी पोस्ट हटा देता है, अकाउंट ब्लॉक कर देता है। ये कहता है कि हमने ये नहीं करना, वी बिलीव इन फ्री एक्सप्रेशन। जो मर्जी कोई कुछ कहना चाहता है वो कहे, वो उसका हक है। जिसको बात अच्छी नहीं लग रही ना लगे वो उसके मुकाबले की चीज कह दे, वो ये कहते हैं। वो कहते हैं जी वी बिलीव इन फ्री एक्सप्रेशन एंड थिंक एवरी वॉइस हैज द पावर टू इम्पैक्ट द वर्ल्ड। और हमारा ये ईमान है या हमारी ये वैल्यू है कि हर आवाज जो है वो दुनिया के ऊपर असर करने की ताकत रखती है, ठीक है। ये इनका अब स्ट्रैटेजी क्या है, स्ट्रैटेजी क्या होती है कि ये इस मिशन को और इन वैल्यूज को कैसे अचीव करेंगे। वो कहते हैं कि रीच द लार्जेस्ट डेली ऑडियंस इन द वर्ल्ड। वो कहते हैं ना कि हम चाहते हैं कि हम हर एक को ये ताकत दे दें कि वो दुनिया के साथ अपने आइडियाज शेयर कर सकें, और हम चाहते हैं कि फ्री एक्सप्रेशन हो। तो ये किस तरह से पॉसिबल होगा, ये तब पॉसिबल होगा कि अगर हम रोजाना के एतबार से पूरी दुनिया की लार्जेस्ट ऑडियंस को कैप्चर कर पाए। अगर तो हम लोग लार्जेस्ट ऑडियंस को कैप्चर कर पाए तो फिर लोग हमारे इस पोर्टल को जो है ना फ्री एक्सप्रेशन के लिए इस्तेमाल कर सकेंगे। अगर हम लोग लोगों तक हमारी पहुंच ही ना हुई ज्यादा तो फिर लोग कहेंगे कि यार तुम लोग 2-4 तो लोगों तक पहुंचते हो, तो तुम्हारे ऊपर मैं अपना फ्री एक्सप्रेशन झाड़ के क्या कहूँ, इससे ज़्यादा तो मैं अपने कुछ दोस्तों के सामने खड़ा होकर कह दूंगा। तो ये इनकी स्ट्रैटेजी है, कहते हैं कि हम अपनी पहुंच को दुनिया की सबसे ज़्यादा वाइडेस्ट वाली जो है ना अप्रोच बनाएं, दुनिया की लार्जेस्ट ऑडियंस के अंदर हम लोग फैले हुए हों, ताकि लोग जब भी बात करें तो उसका असर फौरी तौर पर अरबों लोगों के अंदर फैल जाए। समझ रहे, ये इनकी स्ट्रैटेजी है। अगली बात वो कहते हैं रीच द लार्जेस्ट ऑडियंस इन द वर्ल्ड। किस तरह से पहुंचेंगे ये भी सुन लो। वो कहते हैं सारी दुनिया के ऑडियंस तक किस तरह से पहुंचेंगे, बाय कनेक्टिंग एवरीवन टू देयर वर्ल्ड वाया आर इंफॉर्मेशन एंड शेयरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म प्रोडक्ट्स। कहते हैं हम उनको कनेक्ट करेंगे अपने इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। अरबों लोगों को किस तरह से हम लोगों ने इकट्ठा करना है, जाहिर सी बात है फिजिकली तो नहीं कर सकते, तो फिजिकली करने के बजाय ट्विटर ने क्या कहा, भाई हमारा इंटरनेट का दौर है, हम अपना प्लेटफॉर्म बनाएंगे, सारे इस प्लेटफॉर्म पे आएँ और यहां पर जो एक्सप्रेस करें। जो बंदा अब ट्विटर का अकाउंट होल्डर है, जो भी बंदा, वो ट्विटर की इंफॉर्मेशन जो है वो पढ़ भी सकता है और उधर शेयर भी कर सकता है, ठीक है जी। चलें अगली बात। वो कहते हैं एंड बी वन ऑफ द टॉप रेवेन्यू जनरेटिंग इंटरनेट कंपनीज इन द वर्ल्ड। ये भी इनकी स्ट्रैटेजी है। वो कहते हैं हम ये भी चाहते हैं कि हम दुनिया की सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली इंटरनेट कंपनी बन जाएं।
इससे क्या होगा, ये इनके मिशन को किस तरह से सपोर्ट कर रहा है, ये इनके मिशन को किस तरह से सपोर्ट कर रहा है। जब ये सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाले लोग होंगे ना, तो फिर ये किसी के दबाव में नहीं आएंगे। समझ रहे हो, ये जो फ्री एक्सप्रेशन वाली चीज मैंने आपको कही थी ना, वो फिर किसी के दबाव में नहीं आएंगे, कोई इनको खरीद नहीं पाएगा। तो कहेगा नहीं यार, मैं तुम्हें कह रहा हूँ ये पैसे रख लो, ट्विटर वालों से कहेंगे ये खबर ना आने दो, इसका ये ट्वीट जो है ना वो खत्म कर दो। नहीं, जिस वक्त ये पहले ही इतना कमा रहे होंगे, कहेंगे यार हम क्यों भाई। चेक करें, ठीक है। अच्छा, अभी हम लोग बात कर रहे हैं ट्विटर की, तो आपको पता है कि इलॉन मस्क ने अभी रिसेंटली ट्विटर खरीद लिया। तो लोगों को ये इतना बड़ा इशू क्यों है, क्यों लोग जो है इस चीज को अच्छा नहीं, है ना। तो बहरहाल मैं ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स के लिए एक दफ़ा दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कि जो इलॉन मस्क वाली जो मैं आपको चीज़ कह रहा था, इस वक्त इशू इसलिए हुआ है क्योंकि फ्री एक्सप्रेशन जो है ना वो अब ख़तरे में पड़ गया। कि इन लोगों ने जब अपनी स्ट्रेटजी बनाई थी, इन्होंने कहा था कि हम लोगों ने दुनिया की सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कमाने वाली इंटरनेट वाली कंपनी होना, जिसकी वजह से हमारे ऊपर कोई प्रेशराइज़ नहीं, हमें कोई प्रेशराइज़ नहीं कर सकेगा, फाइनेंशियली प्रेशराइज़ नहीं कर सकेगा। लेकिन अब जब ये इलॉन मस्क वाली कहानी चल रही है, तो लोगों को अब ये जहन में शक पड़ना शुरू हो गया है कि बहरहाल दुनिया के अंदर इस तरह के लोग मौजूद हैं जो इनको भी ख़रीद सकते हैं। क्योंकि वो ऐसे ही जाके दुकान से तो नहीं ना शेयर ख़रीदता, उसको इनके मालिकान से ही ख़रीदने थे शेयर्स। ठीक है, जो इसके मेजर शेयर होल्डर्स थे उन्हीं से ही तो इसने शेयर्स खरीदे, जिनकी ये वैल्यूज़ थी, जिनकी ये स्ट्रैटेजीज थी। तो जब उसने ख़रीद लिया उनको, तो इसका मतलब ये कि ये बिकने के लिए तैयार थे। तो अब दुनिया जो है वो शक में पड़ गई है कि यार इनकी ये स्ट्रैटेजीज जो हैं ये इनके मिशन के मुताबिक, इसका मतलब है नहीं रही। समझ रहे हो। तो फ्री एक्सप्रेशन इसका मतलब है अब ख़तरे में पड़ गया, वैल्यूज़ अब ख़तरे में पड़ चुकी हैं। अच्छा, रही बात अगली वाली जो आप कह रहे थे कि कंपनी जो है वो, किसी कंपनी का ये विजन हो कि हमारे शेयर सबसे महंगे हो, तो नहीं, ये नहीं होता। ऑर्गेनाइजेशंस के विजन्स ये हो सकते हैं कि हम अपने जो शेयर होल्डर्स हैं या स्टेक होल्डर्स की वेल्थ को इंक्रीज करने वाले बन जाएं। ये उनका एक मिशन हो सकता है, ठीक है, या विजन हो सकता है कि ये हमारे सबसे ज़्यादा वेल्दीएस्ट वाले शेयर होल्डर्स हों। लेकिन ये नहीं हो सकता कि हमारे शेयर सबसे महंगे हों। उसकी वजह ये है कि शेयर्स आर अ सब्जेक्टिव टॉपिक। उसके अंदर ये भी डिपेंड करता है कि आपके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, ठीक है। और शेयर सिर्फ महंगे हो जाना ही नहीं होता, शेयर्स के महंगे होने में कई वजूहात होती हैं। शेयर्स के महंगे होने में कई वजूहात होती हैं। आप, उसके अंदर एक वजह यह भी होती है कि आप कभी डिविडेंड ही नहीं देते उनको, सारा पैसा अपने पास जमा करते चले जाते। अगर डिविडेंड दे देना कोई कंपनी, अब डिविडेंड का मतलब ये होता है कि आपने जो प्रॉफिट कमाया है वो अपने मालिकान में बांट दो, कंपनी के अंदर ना रखो पैसा, ठीक है। तो उससे भी शेयर प्राइस के अंदर कमी आ जाती है। तो ये कई तरह के फैक्टर्स हैं। तो शेयर प्राइस इज़ नॉट, इट्स अ वेरी नैरो थिंकिंग। आप हमेशा अपने मिशन को या अपने विजन को बड़ा बनाते हो। इस तरह की चीज़ जो है ना, ये तो फिर वो चोर डाकुओं वाला, ये ख़तरे में डाल देती है लोगों को। इसका वो कहते हैं कि यार ये ना हो, इसका मतलब है फिर कोई शेयर होल्डिंग्स के, ये कोई स्टॉक एक्सचेंज का कोई स्कैम करने के लिए पैदा हुए हैं ये लोग, ठीक है ना। वो टेंशन में आ जाएंगे फिर ये सुन के, क्योंकि दुनिया के अंदर इस तरह के बड़े स्कैम्स हुए हैं पहले, बहुत सारे स्कैम्स हुए। मैंने आपको पहले भी बताया था कि 2001 के अंदर जो एनरॉन वाला केस था, वो लोगों ने, उस लोग आंख बंद करके उसके शेयर्स खरीदते होते थे, लोग आंख बंद करके उसके शेयर, और बड़े लोगों की रोजी रोटी उससे ख़राब हुई जिस वक्त उसके शेयर्स जो टूटे। तो उसके बाद वो ये कहते हैं ना, ये नहीं होना चाहिए ऑब्जेक्टिव पैसा कमाना, क्योंकि अगर पैसा कमा, ये पैसा कमाना है ना बेसिकली, अगर पैसा कमाना आपका ऑब्जेक्टिव हो गया है, तो फिर ये चीज़ जो है ना ये खू खाते में चले जाती है, एथिक्स। और अगर ये चले जाए तो फिर कभी भी इसका लैशबैक आ सकता है, क्योंकि अगर एथिक्स नहीं है तो एथिक्स का मतलब होता है मोरालिटी। आप समझ लो ये ईमानियात, अखलाकियात के अंदर की चीज़ होती है, ये दिल के अंदर होते हैं। ये आप पे डंडे के जोर पे नहीं अप्लाई की जाती, डंडे के जोर पे एथिक्स नहीं अप्लाई किए जाते, ये दिल से आते हैं, ठीक है। डंडे के जोर के ऊपर कानून अप्लाई किया जाता है और कुछ हद तक रेगुलेशंस अप्लाई की जाती हैं। मैं आपको इसका फ़र्क समझा दूंगा, ठीक है। एथिक्स जो है ना, मैं आपको इसका सर्कल बता दूँ, आगे जाके हम लोग वैसे भी डिटेल में पढ़ेंगे। ये सर्कल्स हैं, ये है इलीगल, ये है लीगल, ये है कंप्लायंट विद रूल्स, और ये है एथिकल। ये छोटा छोटा है, शायद आप लोगों को समझ ना आ रहा हो। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ
कि आज से कुछ अर्सा पहले सऊदी अरब के अंदर शराब का काम करना वो इलीगल था। आज से कुछ साल पहले तक शराब का काम करना सऊदी अरब के अंदर और कई और तरह के काम करना वो इलीगल था, कानून के ख़िलाफ़ था। तो जो चीज़ कानून के ख़िलाफ़ हो वो हमारे दायरे से ही बाहर होती है, बिल्कुल इलीगल होती है, यहाँ पे होती है, हम उसको कतई नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम लोगों ने उसको किया तो फिर लीगल एक्शन होगा। समझ रहे हो? लीगल एक्शन होगा, कानूनी एक्शन होगा। तो हम कहते हैं कि अच्छा यार चलो, जिस बंदे ने बेचनी है शराब वो सऊदी अरब में ना बेचे, सऊदी अरब से बाहर निकल के दुबई के अंदर बेच ले। दुबई में बेचना अलाउड थी, दुबई में वो चले गए, अब वो लीगल दायरे में दाखिल हो गए। ये मैं एग्जाम्पल बड़ी अजीब सी दे रहा हूँ, लेकिन मैं किसी वजह से दे रहा हूँ। दुबई में जाकर उन लोगों ने, अल्लाह माफ़ करे, किसी मस्जिद के अंदर जो है ना जाके बेचने की कोशिश की। मस्जिद के जो वो हैं असूल और जवाबित हैं वो कतई तौर पे इस चीज़ की इजाज़त नहीं देते। वो कहे भाई तुम लोगों ने बेचनी है ना, तुम लोग जाओ जहाँ मर्जी, अपने घर में बेचो, जाके किसी क्लब में बेचो, अल्लाह के घर के अंदर नहीं तुम लोग बेचोगे, निकलो यहाँ से। वो अपने रूल्स के ख़िलाफ़ उसको बताएंगे और उसको वहाँ से निकाल देंगे। अगर हम उनके रूल्स के मुताबिक ना चले, दुबई में वो बेच सकते हैं, दुबई की मस्जिद के अंदर नहीं बेच सकते। या अगर मेरा दफ्तर है उधर, मैं अपने दफ्तर के अंदर कहता हूँ इस तरह की कोई हरकत नहीं होगी, वो कहें नहीं जी दुबई के अंदर इजाज़त है लीगली, मैं को भाई दुबई के अंदर इजाज़त है, ये मेरा दफ्तर है, यहाँ से निकलो दुबई के अंदर, ठीक है ना, ये दुबई के अंदर है लेकिन ये दुबई के अंदर मेरी जगह है, यहाँ मेरे रूल्स चलेंगे। मैं ये नहीं कहूँगा मेरा कानून चलेगा, कानून दुबई का ही है, लेकिन मैं कहूँगा कि यार ये जगह मेरी है, इस जगह के अंदर मेरी मर्जी चलेगी, यहाँ से आप निकलो, अगर रहना है इधर तो मेरे रूल्स के मुताबिक रहो। तो मैं उसके खिलाफ लीगल एक्शन नहीं लूँगा, लेकिन रेगुलेटरी एक्शन ले लूँगा। रेगुलेटरी एक्शन क्या होगा? मैं कहूँगा कि यहाँ पे आप नहीं कर सकते, यहाँ से आप निकलो, तो वो निकल जाएगा बाहर, वो जो मर्जी बेचे। चलो अब खुदा ना खास्ता वो किसी क्लब में जाता है, वो इलीगल भी नहीं रहा, दुबई में आ गया, सऊदी अरब से उठ के लीगल हो गया, मस्जिद से उठ के जो है वो किधर आ गया है, बार के अंदर आ गया है बेचने के लिए। लेकिन बच्चों ये चाहे बार में बेचे, चाहे किसी क्लब में बेचे, चाहे सड़क पे बेचे, हर जगह पे ये बहरहाल गुनाह रहेगा और गैर इखलाकी हरकत ही रहेगी। जहां मर्जी बेचे, ये एथिकल कभी नहीं हो सकता। लिहाजा एथिक्स के दायरे के अंदर रहने के लिए इसको दिल से इस चीज को रोकना पड़ेगा। कहेगा यार चाहे मैं कनाडा में बैठा हूं, चाहे मैं कनाडा के किसी क्लब के सामने खड़ा हूं, मैं यहां पर भी नहीं बेचूंगा, क्योंकि ये अनएथिकल चीज है, ये गुनाह है, मैं इसको नहीं कर सकता। ठीक है, तो याद रखें ये हमारे दिल ने डिसाइड करना होता है, और ये डिसाइड होता है आपकी वैल्यूज के साथ। जो हमारी वैल्यूज बनी होती हैं ना, और जो हमने अपना मिशन समझा होता है कि ये हमारा मिशन है, उसके मुताबिक फिर हम अपने एथिक्स का दायरा सेट करते हैं। समझ गए जी, ये हमारा फर्क है। चलो अगली चीज गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं। यहाँ पे हम लोग इसको अभी ज़रा रोक देते हैं। गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स वगैरह जो है हम लोग कल करेंगे। ये ज़रा अब आसान चीज़ आ गई है, यहाँ तक ज़रा थोड़ा कंफ्यूजिंग था। मिशन विजन वगैरह जो है, वैल्यू स्ट्रैटेजीज़ वगैरह थोड़े से ना ज़रा एक दफ़ा आप याद रखो, ये ज़रा धक्का लगता है इंसान को। उसके बाद ये चीज़ें आपके अंदर ऐसी रच बस जाती हैं कि आप जब भी आपके सामने कोई इसकी बात करता है ना, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं रहती। और अगर ये हमें समझ ना आए तो फिर ज़िंदगी भर हम लोगों ने ऐसे प्रोफेशनल्स देखे हैं जिनको इनका फ़र्क नहीं समझ आता। ठीक है, इसलिए इनका फ़र्क समझना ज़रूरी है। जब भी कोई क्वेश्चंस हुआ करें, मुझे रोक के कहा करो सर हमें यहाँ पे कन्फ्यूजन है, मुझे नहीं समझ आया, मुझे कोई और मिसाल दें। ये एग्जाम्पल्स ही के साथ चीज़ समझ आती है। आपको पता होना चाहिए कि हमारा मिशन क्या है, विजन क्या है, और गोल्स क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ठीक है ना, टास्क क्या, मुख्तलिफ तरह की वैल्यूज़ क्या हैं, स्ट्रैटेजीज़ क्या हैं, ठीक है, टैक्टिक्स क्या हैं, ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव्स वगैरह क्या हैं। ये सारी चीज़ों के आपको फ़र्क पता होना चाहिए। एक दफ़ा इसको क्लियर करने में थोड़ा टाइम लगता है, उसके बाद जो है ना ये फॉर लाइफ इंशाल्लाह स्मूथ हो जाती है। ठीक है जी, चलें जी, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हम लोग अब थोड़ी देर के बाद जो है अगली क्लास के लिए करते हैं। जज़ाकल्लाह।